हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र 2022 की सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में इससे लास्ट क्लास में हमने कृषि शुरू किया था, तो एग्रीकल्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे। उसमें अब हम आज पढ़ेंगे हरित क्रांति। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरित क्रांति। और दोस्तों, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आई है जिसमें ऑप्शनल पेपर को हटाने की बात हुई है, मंत्रिमंडल ने जो है कि मंजूरी दे दी है कैबिनेट में, तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक लाइव सेशन डाला है अपने चैनल पर। तो आप जाइए वहाँ से उसको भी देखिए और आप बाकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, ताकि आप समझ पाएंगे कि आगे की रणनीति यूपी पीसीएस में क्या रहेगी। और एक चीज़ और बताऊं कि यूपी पीसीएस प्री 2023 जो 14 मई को आयोजित होने वाला है, और साथ ही साथ 21 मई 2023 को एमपी पीसीएस आयोजित होने वाला है। तो उसके लिए बहुत ही कम समय बचा है, 75 डेज अप्रॉक्स बचे हुए हैं। उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को स्किप कर देना चाहिए, कैसे आप अधिक से अधिक 100+ क्वेश्चन को सही कर पाएँ, इस पर भी मैं एक जल्दी ही रणनीति लेकर आने वाला हूँ 1 से 2 दिन में। बस थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं आ पा रही है, और डीप एनालिसिस करके हम उस पर चर्चा करेंगे जो आपके सिलेक्शन में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चैनल को अभी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज का टॉपिक रहेगा हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। 25 मार्च 1914 को इनका जन्म हुआ था अमेरिका के क्षेत्र में, यानी अमेरिका के प्रांत में, और मैक्सिको में जो है कि उनका कर्म क्षेत्र था। कहने का मतलब है कि उनका जन्म जरूर अमेरिका में हुआ, लेकिन मैक्सिको में ही जो कि उन्होंने सबसे अधिक काम किया। इनके द्वारा विकसित की गई थी गेहूं की एक उच्च उत्पादकता वाली प्रजाति, जो भारत, पाकिस्तान और मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। यानी इन्होंने किस पर फोकस किया? गेहूं की फसल पर ज़्यादा फोकस किया। नॉर्मन बोरलॉग विश्व के 7 उन व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम एंड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुए हैं। बोरलॉग को सन 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया, और भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग हैं हरित क्रांति के जनक, जबकि भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका पिता माना जाता है। इसके नेतृत्व में, या इनके नेतृत्व में, सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया, जिसको हम लोग हाई एल्डिंग सीड्स का प्रयोग कहते हैं। हाई एल्डिंग का मतलब होता है कम जमीन में, कम क्षेत्रफल में ज़्यादातर प्रोडक्शन करना, अर्थात गेहूं जो है कि बहुत अच्छी मात्रा में होना, जिससे अनाज का उत्पादन अधिक होता है। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी बल दिया गया, और भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, हाई एल्डिंग, जो HYPVP है, तो इससे संबंधित एक कार्यक्रम भी चलाया गया। और इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के आधार पर रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। भारत में हरित क्रांति का जो पहला चरण था, वो आपके कौन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना से लगभग शुरू होता है, या यूँ कहें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जब खत्म हो रही थी, तो वहीं पे प्रथम चरण जो था 1966 से 81 तक चला। और प्रथम चरण में इसका जो इम्प्लीमेंट हो रहा था ट्रायल रूप में, वो हमारे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर, ये जो रीजन था, इन सभी क्षेत्रों में जो है कि सबसे अधिक प्रोडक्शन के लिए जो है कि ट्रायल किया गया। और उसके बाद परिणाम जो प्राप्त हुए वो क्या था? वो बहुत अच्छे परिणाम मिले। और दूसरा चरण 1981 से 1995 की अवधि में जो है कि लगाया गया, और तीसरा चरण 1995 से प्रारंभ हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा और तीसरा चरण है उस पर फोकस कर दिया गया चावल पर ज़्यादातर, क्योंकि गेहूँ की प्रोडक्शन अच्छी हो गई, गेहूँ में सुधार हो गया, गेहूँ की फसल में बहुत सुधार हुआ। इसीलिए पूरे भारत में यूपी जो है कि गेहूँ की पैदावार में नंबर 1 माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे हमने चावल पर भी इसका इम्प्लीमेंट किया, और चावल पे भी जो है कि अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को ही प्राप्त हुआ। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वहीं 2000-2001 में यह बढ़ के लगभग 70 मिलियन टन हो गया। और साथ ही साथ 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार चलें तो 110 मिलियन टन के लगभग हो चुका था। यह वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि की गई थी, यानी 1 हेक्टेयर में कितनी अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, उसी को प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कहते हैं। गेहूं के
गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव फिर चावल की खेती पर हुआ और हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था। ये मैक्सिको की जो मोनसेंटो जो कंपनी थी उनके द्वारा जो है कि अच्छे कंपनी के जो बीज बनाए जा रहे थे, तो वहाँ से जो है कि गेहूं का प्रोडक्शन हुआ। और वहीं बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3464 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। यानी 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 3464 किलोग्राम जो है कि इसकी पैदावार होने लगी। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, उर्वरक, सिंचाई और तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना और उसके लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अच्छी किस्म के आपको बीज प्रदान किए जाएंगे, उर्वरक होंगे, सिंचाई के साधनों को डेवलपमेंट किया जाएगा, साथ ही उन प्रोडक्शन को मार्केट तक कैसे पहुँचाया जाए तो उनके लिए एक अच्छी सड़कें होनी चाहिए और उन खेतियों के लिए जो सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसमें बिजली चाहिए होती है, तो बिजली का भी सुधार किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है कि की गई थी। आगे देखते हैं हम। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया जाता है। आपको यह भी पता होगा इंद्रधनुष मिशन जो है कि, तो देखिए इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष मिशन, ये अलग अलग सेक्टर्स हैं। जब हम इंद्रधनुष मिशन की बात करते हैं, जब पेपर में आपके आ जाएगा कि इंद्रधनुष मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वहाँ आपको ध्यान देना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, उनके टीकाकरण से संबंधित होता है। लेकिन अगर प्रश्न आता है इंद्रधनुषी क्रांति, तो ये गेहूं के प्रोडक्शन यानी एग्रीकल्चर फील्ड से संबंधित हो गया। वहीं आपको एक इंद्रधनुष प्रोजेक्ट मिलेगा जो बैंकिंग यानी आरबीआई सेक्टर के द्वारा जो बैंकिंग की साख व्यवस्था सुधारने के लिए किया गया था। तो आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में इंद्रधनुष के नाम से क्या पूछा जा रहा है। इंद्रधनुष क्रांति है तो एग्रीकल्चर हो जाएगा, इंद्रधनुष अगर जो है कि आपका मिशन है तो आपके टीकाकरण यानी बायोलॉजी का सेक्शन हो गया, और अगर केवल इंद्रधनुष प्रोजेक्ट है तो आपका इकोनॉमिक सेक्टर, जिसको बैंकों की शक्तियों को रिफॉर्म करना या बैंकों को सुधार करने के लिए इंद्रधनुष भी चलाया गया है। तो आइए हम देखते हैं इससे कुछ विभिन्न क्रांतियां हैं जिनके बारे में हम समझते हैं। हरित क्रांति का या ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो काम है वो खाद्य उत्पादन से संबंधित था। सुनहरी क्रांति अर्थात गोल्डन रिवॉल्यूशन जो फल और सब्जी उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। आप देख रहे होंगे कि इन जो क्रांतियों के आगे जो नाम लिखे गए श्वेत, नीली, लाल, काली, सुनहरी, हरी, तो ये कहीं ना कहीं रंग को प्रदर्शित कर रही हैं और इसी रंग के प्रोडक्शन की ही पैदावार को ज़्यादा फोकस किया। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, तो दूध सफ़ेद होता है। नीली मतलब नीले रंग के पानी समुद्र के होते तो मछलियाँ वहाँ पर रहती हैं। लाल मतलब टमाटर लाल होता है, मांस भी लाल होता है, तो उस पर फोकस किया गया। तो आप ऐसे भी अगर ना भी याद हो पाए तो आप इस तरीके से आप इसको सीख सकते हो। वहीं गोल क्रांति तो आलू गोल होता है तो आलू का हो गया। पीली क्रांति तेल पीले रंग की सरसों में ज़्यादा होता है या तेल का रंग अगर हल्का पीला होता है तो आप तिलहन की क्रांति कह सकते हो। गुलाबी क्रांति तो आप देखोगे हल्का पिंक कलर का मांस का कलर होता है, प्याज का भी कलर पिंक होता है हल्का जब छीलते हैं जब अंदर, और झींगा। तो ये सारी चीज़ों से आप ऐसे याद भी रख सकते हो। भारत में सर्वप्रथम जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय जो खोला गया था तत्काल समय में तो 1960 में उत्तर प्रदेश में खोला गया था, लेकिन आज वह उत्तर प्रदेश से जब अलग हो गया उत्तराखंड तो ये पंतनगर में स्थापित है और जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास भी यहीं पे किया गया है। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई के कई साल तक खेती की जा सकती है, यानी कि जुताई की आवश्यकता नहीं होती, कोई ट्रैक्टर या बैल से आपको जुताई नहीं करनी होती, उसी ज़मीन पर आप कई सालों तक खेती कर सकते हो। तो इसी को टिलेज पद्धति भी कहते हैं। अब आइए इस पर कुछ एमसीक्यूज़ जो बन रहे हैं जो आगे प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं, पुराने एमसीक्यूज़, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी के प्रारंभ में की गई थी। तो आपने क्या देखा 7वें दशक के दौरान। ध्यान दीजिएगा कि हरित क्रांति जो नई कृषि व्यूह रचना, तो ये 7वें दशक का मतलब क्या हो गया आपका 1966 जब शुरू की गई थी, तो ये 1960 से 70 तक का जो दशक होता है उसे हम 7वां दशक कहेंगे। तो 7वें दशक के दौरान हुई थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 7वें दशक के दौरान 66-67 में प्रारंभ की गई थी और यह इसका पहला चरण था, लेकिन 81 तक चला और उसके बाद हमने जो 81-82 या 85 के बाद 95 तक जो चलाया वो उसका दूसरा चरण था। तो पहले चरण में लाभ किसे मिला सबसे अधिक, हरियाणा को, पंजाब को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इससे प्रभाव
मतलब लाभ मिला। अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी, किसके द्वारा? तो एम.एस. स्वामीनाथन। सदाबहार क्रांति का मतलब ही हो गया कि खाद्यान्न की क्रांति, अर्थात कि हरित क्रांति की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो किस देश से हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, लेकिन इनका मुख्य रूप से जो काम था वो मैक्सिको में था। इन्होंने मैक्सिको में ही ज़्यादातर काम किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है किसका? एम.एस. स्वामीनाथन जी का गहरा संबंध रहा है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनका संबंध किस सेक्टर से रहा है, किस क्षेत्र से? यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? हरित क्रांति से अभिप्राय अधिक फसल उगाना, हरी वनस्पति या हरी खाद का प्रयोग करना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। तो आप देखोगे उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम कहने का मतलब हो गया कि ऐसी फसलों का, ऐसी बीजों का प्रयोग किया जाए जिससे प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966-67 से हुआ था और भारत में उच्च उत्पादक बीज यानी हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के कार्यक्रम के प्रयोग के लिए हाई यील्डेड वैरायटी प्रोग्राम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाज के उत्पादन से, गेहूं के उत्पादन से, दलहन के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से। तो आप देखेंगे हरित क्रांति का फोकस सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन से रहा था, लेकिन 1995 के बाद जो तीसरे चरण की शुरुआत की गई है उसमें केंद्र में क्या रखा गया? चावल पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि गेहूँ में अच्छी मात्रा में हमने प्रोडक्शन को हासिल कर लिया है और लगातार हमारा प्रोडक्शन हर साल जो है कि बढ़ता जा रहा है। तो गेहूँ में तो एक हमें स्थायित्व मिल गया, हम इवन कि गेहूँ को निर्यात भी करते हैं चाबहार बंदरगाह प्रयोग करके। मध्य एशिया के देश जो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान है, अफगानिस्तान, इन सब में हम तो गेहूं को भेज रहे हैं, अर्थात हमारे यहाँ गेहूं सबसे अधिक खाया भी जाता है और उसके बावजूद इतना अधिक प्रोडक्शन है कि हम विदेशों में भेज रहे हैं। लेकिन चावल में अभी भी हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हुई है, तो हम चावल पे फोकस कर रहे हैं अब सेकंड हरित क्रांति में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और हरित क्रांति से बनने वाले जो भी प्रश्न, जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन और उत्पादकता के स्तर पर लाभ प्राप्त हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की किसमें? गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक प्रगति की थी। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो मैक्सिकन गेहूं था। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिको के जो गेहूं थे उन्हीं का प्रयोग किया जा रहा था हमारे यहाँ भारत में। 11 क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड अंक था। अब देखिए ये प्रश्न 2003 का है, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो लेटेस्ट बजट आएगा 2023-24 का जो बजट आया हुआ है और जो इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है, आप उसमें इस चीज़ को पढ़िएगा और इसका लेटेस्ट आंकड़ा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? द्वितीय हरित क्रांति का मतलब है जो 1985 से 95 के बीच में जो दूसरा चरण चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना। तो इसको आप स्टेटमेंट से ही समझ सकते हैं कि हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके केवल उन्हीं क्षेत्रों पर अगर फोकस किया जाएगा तो भारत में कृषि के क्षेत्र में असमानता आएगी। केवल हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही विकास होगा, बाकी पूरे भारत का विकास तो नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो गया। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक, तकनीक का विस्तार करना है। यह स्टेटमेंट सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। अब यहाँ पे डिबेट आएगा कि प्रारंभ में तो जो है कि गेहूं पे ज़्यादा फोकस किया गया, तो क्या दूसरे चरण में गेहूं छोड़ दिया गया? तो जी नहीं, गेहूं पर भी फोकस था और साथ में चावल का भी प्रयोग किया जा रहा था। अगला ऑप्शन दिया हुआ है 4 नंबर पे, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य के साथ साथ सस्य उत्पादन का समाकलन करना था। अर्थात कि हरित क्रांति में केवल फसल ही नहीं बल्कि मछली पालन, सामाजिक वानिकी और पशुपालन को भी टारगेट किया गया। इसीलिए हमने हरित क्रांति के अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग क्रांतियाँ पढ़ी थी। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 2 और 4। 2 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज सही है। सिंचाई की व्यवस्था करना यह भी सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण करना यह भी सही है। ग्रामीण सड़कें और विपणन का विकास करना यह भी सही है। तो ये चारों ही जो है कि हरित क्रांति के विकास के लिए जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। बिल्कुल वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में भी वृद्धि हुई है। बिल्कुल वृद्धि हुई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जिनके पास अधिक मात्रा में ज़मीन है, बड़े क्षेत्रफल में ज़मीन है, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो छोटे छोटे जोत वाले लोग थे, जो 1 बीघे 2 बीघे 10 बिस्से 15 बिस्से पे खेती कर रहे थे, उनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल सका और इससे क्षेत्रीय असमानता प्रभावित हुई। तो इसलिए ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे की दोनों व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति कुल फसल क्षेत्र के 40% क्षेत्र पर ही प्रभावी रहा और 60% क्षेत्र भारत का हमारा अछूता रह गया। हरित क्रांति से क्षेत्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं में वृद्धि हुई, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी न हो पाना रहा, न कि उत्पादन में वृद्धि। तो हरित क्रांति का इम्प्लीमेंट ही कई जगह नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, या फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे दिया नीली क्रांति से या उपयुक्त सभी। तो इंद्रधनुषी क्रांति में ही सभी क्रांतियों को शामिल किया गया था। जैसे आप देख सकते हैं, हरित क्रांति हो जाएगा आपका, श्वेत क्रांति हो जाएगा, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति आदि जितनी भी ये क्रांतियाँ थी सब इसी में सम्मिलित थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति हो जाएगी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, तो दूध सफ़ेद होता है तो श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन में वृद्धि तो नीली क्रांति, और उर्वरक के लिए भूरी क्रांति। तो ये इसके सही मिलान है, आप लोग मिलान भी देख लीजिएगा। आइए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी तो हरित क्रांति का प्रभाव, दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति, उर्वरक के लिए भूरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति आपके प्याज से, झींगा से, मांस से, इन तीनों से ही संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियाँ के उनके उत्पादन किस प्रकार, जैसे काली क्रांति जो है कि पेट्रोलियम जो कच्चा तेल होता है, नीली क्रांति मछली पालन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। अगला प्रश्न है 18, काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन अर्थात पेट्रोलियम से उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुनहरी क्रांति की बात करेंगे तो उद्यान से, श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो दूध से, नीली क्रांति की बात करेंगे तो कुक्कुट पालन नहीं बल्कि मछली पालन होना चाहिए, और हरित क्रांति तो कृषि से है ही। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही सही मिलान नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित हो जाएगा आपका मत्स्य पालन। क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन को ही नीली क्रांति से संबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मछली पालन से नीली क्रांति संबंधित होती है। वहीं तिलहन उत्पादन से कौन सी होती है? पीली क्रांति जो होती है वो तिलहन उत्पादन से होती है। खाद्य उत्पादन से हरित क्रांति, और दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीरो टिल बीज और उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में इसके द्वारा विकसित किया गया था, और इसकी स्थापना 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? सफ़ेद क्रांति दूध से संबंधित है, साथ ही साथ हरा क्रांति अनाज से, और सुनहरी क्रांति उद्यान से, और नीली क्रांति मुर्गी पालन। ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि नीली क्रांति मुर्गी पालन नहीं बल्कि मछली पालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है? गन्ना, कपास, केला, बाजरा। तो बाजरा मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, न कि व्यापारिक फसल के अंतर्गत आता है। पहले समझते हैं यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को भी। दिए गए फसलों में बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है, वहीं
तुलनात्मक दृष्टि से गन्ना, कपास, केला व्यापारिक फसलों की श्रेणी में आते हैं तथा इन्हें नकदी फसल कहते हैं, यानी जिनको बेच के सीधे कैश की प्राप्ति हो जाती है। परंतु ध्यातव्य रहे, कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक एक फसल है, यानी कि कमर्शियल फसल है। वहीं ओडिशा में यह एक जीविका फसल, यानी कि वहाँ पे चावल की खेती अपने जीवन यापन के लिए की जाती है। जबकि हरियाणा और पंजाब में जो चावल की खेती है वो जो है कि अन्य प्रदेशों और बाहर, देश के बाहर भी बेचने के लिए इसकी खेती की जाती है। तो यहाँ पे एक कमर्शियल फसल के रूप में जानी जाएगी। तो आज हम लोग यहीं तक जो है कि क्लास को रोकते हैं, फिर कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इंडियन ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हम नकदी फसल या खाद्यान्न फसलों पे चर्चा करेंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, लगातार आपको क्लासेस मिल रही हैं। अब तो हमारे चैनल पर एनवायरनमेंट की भी क्लास बहुत अच्छी तरीके से चलाई जा रही है। आप लोगों की डिमांड थी कि पूरी डिटेल से पढ़ाया जाए, तो पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है और समय रहते ही आपके अप्रैल लास्ट होने से पहले पहले ही क्लासेस पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे आप रिवीजन भी कर सकें और अच्छा स्कोर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।